नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि आपका पेपर बहुत नज़दीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके पेपर के हिसाब से बना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और 3 प्रश्न आपको होमवर्क में मिलेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, तो आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, अब पहला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न पहला क्या कह रहा है आपका? विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपसे पूछा गया है कि विद्यार्थियों में आपकी अलग-अलग व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानकीकृत पद्धति और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, यानी मानकीकृत पद्धति ये आपका गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी आपका मानकीकृत पद्धति आती है, तो ये यानी टेस्ट जो होता है आपका, जो भी आप टेस्ट लेते हो वो आता है आपका मानकीकृत पद्धति में, ये आपका हमेशा गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। कि उपागम और मूल्यांकन, ठीक है, रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। ठीक है, रटन आधारित रटना जहाँ पे भी आ जाएगा ये भी आपका गलत हो जाएगा। कागज पेंसिल टेस्ट आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए और पुनः स्मरण पर बल देना चाहिए, यानी आपको जो है पेपर पेंसिल टेस्ट पर ज़्यादा बल देना है और जो आपकी पुनः स्मरण यानी जो आपकी रटने वाली जो की पद्धति होती है उस पर बल देना चाहिए। तो ये भी आपका गलत होगा। कागज पेंसिल टेस्ट और कोई सा भी आपका टेस्ट होता है ये भी आपका गलत होता है। तो पहला गलत हो गया, तीसरा चौथा भी आपका गलत है। तो दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों से भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? ठीक है, कि यह विकास का कौन सा सिद्धांत है आपको बताना है। विकास एक आयामी है, एक दिशा है, एक असतत प्रक्रिया है, या फिर विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। ठीक है, कि विकास जो होता है वह अपने जो आपका अंग होता है उससे विभिन्न चरणों में आपका विकास होता है। सपोज बच्चा जो है, यहाँ पे एक बच्चा है, बच्चे का सबसे पहले क्या होता है? सर का विकास होता है, फिर पैर का विकास होता है। इसे हम बोलते हैं आपका शीर्षगामी, और जो आपका आदि वो होता है विकास होता है, शीर्षगामी विकास होता है। और एक होता है अधोगामी, यानी जब आपका बीच से लेकर बाहर के हिस्सों पर बच्चा कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी जब वो अपनी उंगलियों पे कंट्रोल करना शुरू कर देता है, बीच से लेकर बाहर की ओर जो विकास होता है उसे हम बोलते हैं अधोगामी। तो ये आपका हो जाएगा, इस नियम को हम कहते हैं विकास की दिशा, यानी अधोगामी हो एवं शीर्षगामी आपका विकास होता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाना चाहिए। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा आपका गलत हो जाता है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ सिर्फ जहाँ पे भी आ जाएगा ये भी आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। सरकारी विद्यालयों में केवल केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुण वित्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ये आपका किसमें कहा गया है? ये आपका कहा गया है समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जिसमें कि आपका जो हर प्रकार का बच्चा उस कक्षा में पढ़े। आपका एक ऐसी कक्षा होनी चाहिए जिसमें बच्चा, अगर उसमें विकलांगता हो, अगर उसमें कुछ अधिगम विकार हो, और आपका एवरेज बच्चा हो या फिर आपका बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो, सभी क्या हो आपका जो है एक होकर, यानी एक ही कक्षा में आपका पढ़ें। उस कक्षा को हम बोलते हैं आपकी समावेशी कक्षा। तो ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निर्धार देता है सिवाय। ठीक है, बहुबुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपका सही कह रहा है।
कि आपका जो बहुबुद्धि सिद्धांत होता है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जिस समस्या का समाधान निकालता है, बिल्कुल सही, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये भी आपका। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है बहुबुद्धि में, बिल्कुल सही। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बुद्धि लब्धि जो आपका आईक्यू होता है उससे आपका जो है संवेगामी संवेदगामी जो अनुगम वो होता है आपका बुद्धि होती है, वह क्या है आपका संबंधित नहीं है। तो ये कथन तो आपका गलत कह रहा है, यानी ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके का आपका पेपर आएगा। इस पेपर में मैंने आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न डाले हैं और इसी प्रकार का आपका पेपर बनेगा। ठीक है, और ये दोनों पेपर के लिए आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दोनों पेपर के प्रश्न हैं। चलिए अब देखते हैं सीखने संबंधित नियोगिताओं समानता अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, या फिर लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है जो सीखने संबंधी नियोगिताएं होती हैं। इसका सही ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, कि उन बच्चों में पाई जाती है जिसमें विशेषतः पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ठीक है, कि जो आपकी बच्चा अगर सीख नहीं पा रहा है तो यानी उसमें कहीं न कहीं उसके जेनेटिक उसके माता-पिता जो होते हैं उनके द्वारा क्या है बच्चों से यह क्या है उसमें निरोगिता आई है, कि वह क्या है अपना जो है वंशानुक्रम है वो। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया गया है, यानी एक अमीर परिवार द्वारा एक भाई को गोद लिया गया है और दूसरे भाई को निर्धन परिवार गरीब परिवार के द्वारा। एक वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? ठीक है, यानी आपके पास दो जुड़वा भाई हैं और आपने क्या कर दिया, एक भाई को दे दिया अमीर घर को, एक भाई दे दिया गरीब घर को, तो उनकी बुद्धि लब्धि यानी उनके आईक्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, यानी आपका जो आईक्यू होता है जो आपका बुद्धि लब्धांक होता है वह क्या है सामाजिक और आर्थिक पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि आपका आईक्यू होता है बच्चे की जो बुद्धि होती है वह क्या होती है सामाजिक और आर्थिक स्तर, यानी पैसों से आपका बुद्धि नहीं तोली जा सकती है। ठीक है, निर्धन परिवार लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, बिल्कुल गलत होगा। कि जो आपका धनी परिवार का लड़का होगा वह क्या है आपका जो है अधिक अंक प्राप्त करेगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये भी आपका गलत है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो आपका धनी परिवार का लड़का होगा वह क्या है आपका आईक्यू में बढ़िया होगा और जो आपका निर्धन परिवार का लड़का है वह आपका अच्छा करेगा आपका पेपर में। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका बुद्धि लब्धांक होता है जो आईक्यू होता है वह क्या होता है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन पहला आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, क्या पूछ रहा है आपका? ऑप्शन देखते हैं। अंतः विषयी अनुदेशन, ठीक है, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्य चर्चाओं में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तीसरा कह रहा है कि पाठ योजना बनाने की गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुपयोग करने की सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है,
जो आपका अंतः विषयी अनुदेशन होता है, उसमें क्या होता है, आपको विद्यार्थी जो होता है उसका पुराने ज्ञान ज्ञान को जो है नए ज्ञान से जोड़ा जाता है, ठीक है? यानी उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन कहाँ पे हो जाएगा आपका? ऑप्शन चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, ये आपका अभिकथन और कारण का प्रश्न है। रूमी 18 महीने में 2 शब्द का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास निश्चित रूप से विलंबित है। ठीक है, यानी रूमी जो है वो 18 महीने में 2 शब्द बोल ली है, लेकिन पूजा ने ऐसा 24 महीने में किया। इसका मतलब क्या है कि पूजा का विकास जो है वह नहीं हो रहा है, ये हम गलत है। ये ऐसा नहीं कह सकते हैं। बच्चों में क्या होता है, आपका भिन्नता होती है, ठीक है? तो विकास का जो दर होता है वह हर बच्चे में अलग अलग दर से होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। यानी जो आपका विकास होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वह क्या उसके सटीक आयु की भविष्यवाणी कर सकता है? ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी अभिकथन भी गलत है और तर्क भी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? जो आपका लेव वाइगोस्की है वह किस पर बल देते हैं? आपका पुरस्कार और सजा पर, वेधन तथा प्रत्यास्मरण पर, सहकर्मी अंतःक्रिया और पाठ पर, या फिर समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग कर। तो जहाँ पे भी आपका लेव वाइगोस्की आ जाएगा, वो लेव वाइगोस्की आपका समाज और संस्कृति को ज़्यादा बल देते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और पाठ क्या होता है? पाठ होता है एक टेम्परेरी हेल्प जो एक शिक्षक अपने एक विद्यार्थी को देता है। शिक्षक या फिर कोई भी उसका जो मोर नॉलेज वाला बंदा, वो जो मोर नॉलेज वाला पर्सन होगा, वह क्या है, उसको क्या है, हेल्प देता है, उसे हम बोलते हैं आपका टेम्पररी हेल्प या फिर पाड़ उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सहकर्मी अंतःक्रिया और पाड़ आपका लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान कर सकते हैं? आपका हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, आपका प्रश्न आएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो इसके प्रतिपादन किया था आपका हार्वर्ड गार्डनर ने, जिन्होंने कहा था कि बुद्धि आपकी एक प्रकार की नहीं होती है। जो बुद्धि होती है वह क्या है, बहुआयामी होते हैं, यानी बहुत प्रकार की होती है। और हार्वर्ड गार्डनर ने आपका 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। उसी बुद्धि में से एक प्रश्न आपका है कि ऐसा जब व्यक्ति क्या है, अमूर्त विचार के साथ अपने कार्य करवाता है तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान कर पाता है, तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है? तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे तार्किक एवं गणितीय बुद्धि होगी उस व्यक्ति में, यानी ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ये प्रश्न है आपका। ये आपका जितने भी मैंने आपके प्रश्न डाले हैं, ये आपका पूरा मिक्स है आपका। ये ऐसा सेट नहीं है कि जिसमें आपका 2021 2022 ऐसा नहीं है। ये प्रश्न आपके चुन के डाले गए हैं और इसमें थोड़ा आपके हार्ड प्रश्न भी डाले गए हैं, ताकि आपको पता लग सके कि पेपर का लेवल किस प्रकार का आ रहा है आपका, ठीक है? क्योंकि जब से आपका ऑफलाइन का पेपर है तब से पेपर थोड़ा हार्ड हो गया, क्योंकि ऑनलाइन आपके जो है क्वेश्चंस रिपीट हो जाते थे, तो बच्चों को पता लग जाता था, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आपका एग्जामिनर बना नहीं पाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है आपका एक ही दिन में आपका पूरा शिफ्ट, एक ही दिन में पूरा आपका पेपर हो रहा है, तो इसलिए क्या है वो थोड़ा आपका जो लेवल है वह भी क्या है डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस तरीके से आपका ध्यान रख सकती है, कि यह स्वीकार करने की विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। शैक्षिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करके शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर, या फिर कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। यानी कंपटीशन को टीचर बढ़ावा दे रही है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और क्या है कि शारीरिक और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको क्या है विशेष स्कूल में डालकर, ये भी गलत हो जाएगा।
फिर यहाँ पे क्या है, बच्चों का पृथक्करण कर रहे हैं यानी सेपरेट कर रहे हैं उनको, ये भी गलत हो जाएगा। यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, बिल्कुल सही, कि आपको जो बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता है उनको आपको क्या है स्वीकार करना है। एक शिक्षक होने के नाते आपको बच्चों की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उनको स्वीकार करना है। तो ऑप्शन पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया आपका, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने में निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। वह विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है, वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं आपका ADHD बोलते हैं, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। वो विद्यार्थी जिन्हें प्रम स्तरीय घात है, या फिर असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। सही विकल्प का चयन कीजिए। इन चारों में से आपको सही उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने के लिए, यानी आपसे पूछा गया है जो आपके उपकरण होते हैं या फिर सहायक सामग्री होती है वह किन बच्चों के लिए होगी। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बिल्कुल सही, अटेंशन वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सही, जो ध्यान नहीं लगा पा रहे उन बच्चों के लिए ठीक है, जो आपका मस्तिष्क घात है उन बच्चों के लिए, या फिर असाधारण प्रतिभा, बिल्कुल सही। चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। इन चारों ही बच्चों के लिए आपके जो उपकरण होते हैं और तकनीकें होती हैं और वह क्या हो जाएंगे, आपकी सहायक हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके चारों ही इसमें सही हो जाएंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपका ये आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका अभिकथन और कारण का। शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की उपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच में संबंध स्थापित को सुसाध्य करें। यानी आपको शिक्षक हैं, आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको क्या है कि आपको बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो कि क्या होते हैं, वह पहले से जानते हैं और जो वो नहीं जानते हैं उसके बीच का आपको संबंध बनाना है। बिल्कुल सही, अभिकथन आपका सही है। कारण कह रहा है कि पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है, यानी बच्चे का जो पुराना ज्ञान होता है वह नए अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी अभिकथन आपका सही है और उसका कारण आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चे का जो पुराना ज्ञान होता है उसे भी हमें लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, वह भी एक आपका लर्निंग मटेरियल के तौर पे आपका काम आएगा। जो बच्चे का जो आपका पुराना ज्ञान होता है, ठीक है, उसे हमें ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आप उसे नया नॉलेज दे रहे हो बच्चे को, तो आपको क्या है पुराने ज्ञान को लेकर के साथ में चलना है। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ठीक है, किस विधि को आप जो है ज़्यादा वो करेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो कौन से प्रश्न आपका किसके हिसाब से बताना है, आपको लेव वाइगोस्की के हिसाब से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि लेव वाइगोस्की आपका ग्रुप एक्टिविटी, समाज में रह करके बच्चा सीखता है, उसको ज़्यादा क्या है आपका बल देते हैं। मानकीकृत परीक्षण वैसे भी गलत होता है, और तथ्यों को प्रत्यास्मरण यानी रिमेंबर याद रखना, ये भी गलत हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न भी नहीं, आपका जो MCQ प्रश्न होते हैं ये भी नहीं हो जाएगा। आपका जो लेव वाइगोस्की होते हैं वह किस पे बल देते हैं, आपका सहयोगी आपका जो प्रोजेक्ट होता है, यानी समाज और संस्कृति में रह करके ही बच्चा घुल मिल करके ही बच्चा सीखता है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु कि किस सोपान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये आपका लेव वाइगोस्की, ये आपका कोहलबर्ग का नैतिक जो सिद्धांत होता है उसके बारे में आपका प्रश्न पूछा गया है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये किस स्टेज में होगा आपसे पूछा गया। 6 आपके स्तर, 3 स्तर बताए थे आपके, और उनकी आपकी 2-2 स्टेजें बताई थी, यानी कुल 6 लेवल आपके बताए थे। किसने, आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। आपका दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन होगा, ये सामाजिक संकुचन अनुकूलन होगा, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन होगा, या फिर कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था की बात यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
समाज से भी रिलेटेड नहीं है, दंड भी नहीं है। ये है आपका कि यदि आप ईमानदार हैं तो आप अपने माता-पिता पर गर्व करेंगे, ठीक? आपके माता-पिता आप पर गर्व करेंगे और इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यानी आपको क्या है, ईमानदार इसलिए रहना ताकि आप क्या है, एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बन पाएँ। यानी ऑप्शन तीसरा आपका यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपको ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा आपके पेपर तक। चलिए अब 16 प्रश्न देखते हैं। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। मानक गलत हो जाएगा। बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग करना गलत हो जाएगा। बच्चों से बातचीत करके और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे बिल्कुल सही। विद्यार्थी कठोर नियम लागू करे बिल्कुल गलत। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है ऑप्शन को कैंसिल, जो मैंने आपको जो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड बताए थे ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके। जैसे आपका मानक जो तरीका होता है गलत हो जाएगा, स्टैंडर्ड तरीका होता है गलत हो जाएगा, अंकों के आधार पर यानी मार्क्स जहाँ पे भी आ जाएंगे गलत हो जाएगा। फिर आपका नियम यानी रूल्स सिखा रहे हैं आप बच्चे को, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, या फिर शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या होता है आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक लक्ष्य है, नहीं। अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, नहीं। भार पड़ेगा विद्यालय पर, नहीं। इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न आपका, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? कि क्या बोले कि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। यानी आंतरिक मोटिवेशन दे रहा है, भीतरी प्रेरणा देनी है आपके शिक्षक के नाते। तो आप कौन सा प्रश्न अपने विद्यार्थियों को बोलोगे? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या है, टॉफ़ी मिलेगी यानी लालच दे रहे हो, नहीं। आप यहाँ पे इसमें क्या बोल रहे हो कि जैसा वह कर रहा है उस प्रकार से करो, नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, जल्दी से जल्दी करो ताकि समाप्त हो जाए, नहीं। आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि भीतरी प्रेरणा आप बच्चों को दे रहे हो। तो ऑप्शन जो है चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक या फिर सुविधादाता। तो शिक्षक को क्या होना चाहिए? एक सुविधाकर्ता के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। लिंग है एक जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण या फिर सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना ऑप्शन लास्ट आपका सही आंसर होगा। थोड़ा मैंने आपको जो है इजी प्रश्न भी डाले हैं इसमें। अगला आपका, समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षण छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी या फिर शिक्षक केंद्रित। कि जहाँ पे आप क्या है, चर्चा कर रहे हो, समूह चर्चा कर रहे हो और शिक्षक छात्र का संबंध सकारात्मक हो, यह कौन सी कक्षा होगी? तो यह होगी आपकी प्रगतिशील कक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगी ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लड़कों को उपहार में खेलने के अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक व लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? यानी क्या बच्चों को, जो लड़के जो होते हैं उनको क्या है, कार वगैरह खेलने के लिए देते हो और लड़कियों को केवल गुड़िया से खेलने के लिए देते हो? ये लैंगिक स्थिरता है, समता है, पूर्वाग्रह है या फिर सशक्तिकरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका जेंडर वाइसनेस है या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह बोलते हैं। यानी आप क्या है, दोनों में क्या है, भेदभाव कर रहे हो कि क्या है कि लड़का इसी कार्य को कर सकता है और लड़की केवल इस कार्य को कर सकती है। ये आपकी समाज में एक धारणा है जिसे हम बोलते हैं आपका लैंगिक पूर्वाग्रह है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु उपयुक्त संयोजन नीति का सही युग्म है? आपसे पूछा क्या दिव्यांगता, ठीक है। ध्यान अभाव सक्रियता विकार यानी लंबी अवधि तक फिल्म देखना। आपसे पूछा गया है कि किस दिव्यांगता का किससे सम्मिलित होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। यानी ध्यान अभाव जो आपका विकार होता है उसमें बच्चे को आप लंबी फिल्म दिखाएंगे नहीं। ऑटिज्म यानी ऑटिज्म जो आपका होता है जिसमें बच्चा क्या होता है खुद में लीन होता है, जितना हो सके एक ही योजना के साथ कार्य करते रहना चाहिए, ऑटिज्म, ठीक है। डिसकैलकुला यानी जटिल गणना पर आधारित प्रश्न देकर, डिसकैलकुला है बच्चे को और आप क्या है उसे क्या है आपका जटिल गणना पर आधारित प्रश्न देंगे, ये भी गलत हो जाएगा आपका। वाक बाधिता यानी आकलन के केवल मौखिक रूप से स्वीकार करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑटिज्म यानी जितना हो सके एक ही योजना के साथ कार्य करते रहना है। आपका ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका अभिकथन और तर्क का प्रश्न फिर आ गया आपका। शिक्षकों को निर्णय लेने में छात्रों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीखे स्थानांतरित किया जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आपका अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाना चाहिए कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को क्या है चेंज कर दो आप, नहीं, गलत हो जाएगा। अध्यापक अपनी जगह है और जो आपका विद्यार्थी है वो अपनी जगह है, यानी आपका कारण इसका गलत हो जाएगा। अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी बच्चे जो गलतियां करते हैं उसके बारे में आपको बताना है कि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत। एक शिक्षक को पुरस्कार और दंड का उपयोग करके छात्रों के त्रुटिपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर देना चाहिए। पुरस्कार और दंड आपका दोनों ही गलत होता है आपका। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज करने और उनसे सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थी जो होता है अगर गलतियां करता है उसे एक शिक्षक को स्वीकारना चाहिए और उनकी त्रुटियों को क्या है एक जो एक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है उसके रूप में देखना चाहिए, क्योंकि त्रुटियां आपका क्या होती हैं बच्चे को जानने में मदद करती हैं शिक्षक होने के नाते। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका। एक विद्यार्थी कुछ संप्रदाय के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताब पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य या फिर परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। कि एक विद्यार्थी कुछ संप्रदाय के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताब पढ़ रही है, तो ये हो जाएगा आपका महारत हासिल करने के लिए वह पढ़ रही है, यानी ऑप्शन पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, नहीं। बहु विषयकता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, नहीं। परीक्षा जहाँ पे आया गलत हो जाएगा। आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना, नहीं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा कि बहु विषयकता और समग्र शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा। समग्र शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा जिसमें आप सब बच्चे को लेकर के चलोगे और बहु विषय होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका दूसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित करते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त संज्ञानात्मक, औपचारिक। तो ये हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से, ये होता है आपका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, यानी तीसरी अवस्था जो होती है इसमें बच्चा कौन सी अवस्था में होता है, कौन सी एज में होता है? 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है और ये होती है जीन पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो है इसमें आपकी 3 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट पेपर के लिए। एक आपका जीन पियाजे की हो गई, एक होगा आपका लेव वाइगोस्की, एक हो गया आपका कोहलबर्ग और एक और है आपका जो इंटेलिजेंस में आपका ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है आपका हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से, यानी बहु बुद्धि सिद्धांत से। तो 4 थ्योरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे, ठीक है, पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, आपका कोहलबर्ग हो गया और आपका जो है हार्वर्ड गार्डनर हो गया बहुबुद्धि सिद्धांत। ये 4 आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी थ्योरी के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका,
एक विद्यार्थी को किस सवाल से जुड़ते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहेंगे? अनुकरण कहेंगे, अनुकरण कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे, पाठ कहेंगे या फिर आत्मसात कहेंगे? ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मैंने बोला आपको कि जो है शिक्षिका जो है वह क्या बच्चे की मदद करे, टेम्परेरी हेल्प कर रही है, तो इसे हम बोलना है आपका पाठ। ठीक है, अब लास्ट अंतिम प्रश्न है आपका कि बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे जो आपके आईक्यू होते हैं उनकी हम आलोचना क्यों करते हैं, क्रिटिसाइज क्यों करते हैं उसे, कि सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरण कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, या फिर स्मृति तर्क और मौलिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो जो आपको बुद्धि लब्धि परीक्षण है उसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें पर्यावरण कारकों को नज़रअंदाज किया गया है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको सेशन? आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपका पेपर नज़दीक है और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने नंबर बनी है, और ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, तो आप ज़रूर इनका आंसर टाइप करें कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है कि संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या है, ये आपसे पूछा गया है। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला है कि संवेगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये 4 प्रश्न हैं आपके, तो आप ज़रूर इसे कमेंट करें और कैसा लगा सेशन आप ज़रूर बताएं। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज राव ट्यूटोरियल्स को। धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।